इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो उस वक्त को हमेशा के लिए जमा देती हैं। 31 अक्टूबर 1984 एक ऐसी ही तारीख है जिस दिन भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी अपनी ही सुरक्षा कर्मियों की गोलियों का शिकार हुई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि 70 और 80 के दशक में पंजाब में पनपी एक गहरी नफरत और सियासी धर्म संकट का परिणाम था। दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसका बीज बोया गया था 1970 और 80 के दशक में पंजाब की उस धरती पर जहां कभी सिर्फ खुशहाली थी। पंजाब में एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि एक शांत प्रदेश में ये आग लगी कैसे? सियासत के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को। अकाली दल अपनी मांगे रख रहा था। नंबर 1, स्वायत्ता की मांग। केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार जैसे केवल प्रमुख विभाग होने चाहिए। बाकी सभी अधिकार राज्य को मिलने चाहिए। नंबर 2, क्षेत्रीय पुनर्गठन। चंडीगढ़ को पंजाब सौंपने और पड़ोसी राज्यों से पंजाबी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने की मांग। नंबर 3, धार्मिक और सामाजिक मांग। सिख धर्म को अलग पहचान और रक्षा सेवाओं में सिखों के लिए एक विशेष ध्यान देने का आह्वान। आंदोलन का रुख। समय के साथ राजनीतिक मांगे उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर खालिस्तान के अलगाववादी एजेंडे की ओर मुड़ गई। लेकिन धीरे धीरे ये मांगे एक कट्टरवादी आंदोलन में बदल गईं और इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले का असर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अमृतसर के पवित्र हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। अकाल तख्त, जो सिख धर्म का सबसे ऊंचा स्थान है, वहां हथियार जमा होने लगे। संदेश साफ था, सरकार को चुनौती दी जा रही थी। इंदिरा गांधी उस वक्त एक बड़े धर्म संकट में थीं। एक तरफ देश की अखंडता थी तो दूसरी तरफ एक पवित्र धार्मिक स्थल की मर्यादा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही थी कि अगर जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। 1 जून 1984 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल के बाहर मोर्चा संभाला। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ मौजूद लोग आम नागरिक नहीं बल्कि भारी हथियारों से लैस समर्थक थे, जो सिख स्वायत्ता के लिए सक्रिय थे। ये कट्टर अनुयायी अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर परिसर में सशस्त्र रूप से तैनात थे। जनरल शबेग सिंह जैसे लोग शामिल थे, जो कभी इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके थे और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज हुआ। 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। संचार के सारे माध्यम पूरी तरह ठप कर दिए गए। 5 जून की रात को इंडियन आर्मी ने मंदिर के कॉम्प्लेक्स में दाखिल किया। ये फैसला इतना खतरनाक था कि खुद इंदिरा गांधी कई रातों से नहीं सोई थीं। जब टैंक मंदिर के अंदर गए तो जो तबाही हुई उसने पूरे सिख समुदाय के दिल को छलनी कर दिया। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और सिख धर्म की सबसे पवित्र जगह पर खून बहा। भिंडरावाले मारा गया, लेकिन उसने जाते जाते एक ऐसी नफरत की लकीर खींच दी जिसका निशाना था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। पूरे देश में और विदेशों में बसे सिखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई सिख अफसरों ने आर्मी से इस्तीफा दे दिया और इसी गुस्से की आग धीरे धीरे इंदिरा गांधी के अपने ही घर की चौखट तक आ पहुंची। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा एक नेशनल ऑब्सेशन बन गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के होश उड़े हुए थे। उन्हें पक्की खबर थी कि कोई न कोई सिख गार्ड बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। RN काओ, जो रॉ के फाउंडर थे और उस वक्त के सिक्योरिटी चीफ, उन्होंने एक सीक्रेट ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर ये था कि पीएम की पर्सनल सिक्योरिटी इनर सर्कल में कोई भी सिख बॉडीगार्ड नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। जब ये फाइल इंदिरा गांधी की टेबल पर पहुंची तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। उन्होंने फाइल पर गुस्से में ये लिखा, क्या हम सेकुलर नहीं हैं? उन्हें लग रहा था कि अगर वो सिख गार्ड्स को हटा देंगी तो पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि उन्हें सिखों पर भरोसा नहीं है, जो देश की एकता के लिए खतरनाक होगा। इंदिरा जी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और इसी फैसले ने उन्हें उनके कातिलों के बिल्कुल सामने ला खड़ा किया। अब बात करते हैं उन 2 चेहरों की जिन्होंने इतिहास का रुख बदला। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी का सबसे पसंदीदा बॉडीगार्ड था। वो पिछले 9 साल से उनके साथ था। इंदिरा जी उस पर इतना भरोसा करती थीं कि वो उनके परिवार के सदस्य जैसा था। बेअंत ने उनके साथ विदेश यात्रा की थी। उनकी मुस्कुराहट और उनके गुस्से दोनों को करीब से देखा था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत के अंदर के सिख को झकझोर दिया था। जहां उसे ताने दिए गए कि तुम उस औरत की रक्षा कर रहे हो जिसने हमारे तख्त को गिराया। बेअंत सिंह के दिमाग में जहर भर चुका था।
उसने अपने एक नए रिक्रूट को मिलाया, सतवंत सिंह। सतवंत सिर्फ 21-22 साल का लड़का था। खून गर्म था। 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ये दोनों दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गए। वहाँ उन्होंने कसम खाई कि वो पापी को सजा देंगे। अजीब बात यह है कि इंटेलिजेंस को इसका थोड़ा सा शक हो गया था। बेअंत सिंह की एक्टिविटी थोड़ी बदली बदली थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 9 साल का भरोसा एक पल में टूट जाएगा। 30 अक्टूबर की शाम इंदिरा गांधी उड़ीसा में एक भाषण दे रही थीं। उन्होंने वहां वो मशहूर शब्द कहे जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैं आज यहाँ हूँ, शायद कल न रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। क्या इंदिरा गांधी को अपनी मौत का एहसास हो गया था? वो रात उन्होंने नई दिल्ली वापस आकर बहुत बेचैनी में बिताई। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह उठकर उन्होंने अपनी पसंदीदा ऑरेंज साड़ी पहनी। सुबह के 9 बज रहे थे। बेअंत सिंह अपनी शिफ्ट पर थे। उसने जानबूझकर अपनी ड्यूटी बदलवाई थी ताकि वो गेट पर रह सके जहां से इंदिरा जी को गुजरना था। सतवंत सिंह ने भी पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी पोजीशन विकेट गेट के पास कर ली थी। मौत का जाल बिछ चुका था, बस एक दरवाजा खुलने की देरी थी। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के ठीक 9 बजे थे। दिल्ली की हवा में थोड़ी ठंडक थी। एक सफदरजंग रोड के लॉन में माली पानी दे रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मौत दीवार के उस पार खड़ी इंतजार कर रही थी। इंदिरा गांधी अपने बेडरूम में तैयार हो चुकी थीं। उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। आज उनका दिन बहुत ही बिजी था। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था और उसके बाद आयरलैंड के प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी थी। सुबह 9:05 इंदिरा गांधी जी अपने कमरे से निकली। उनके पीछे उनका साया बनकर चलने वाले आर.के. धवन थे। उनके बगल में पर्सनल अटेंडेंट नारायण सिंह एक छाता लेकर चल रहे थे ताकि धूप से बचा सकें। पीछे पीछे सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और पर्सनल सर्वेंट नाथुराम भी थे। उस दिन सुबह इंदिरा गांधी जी ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें लगा कि टीवी इंटरव्यू में वो थोड़ी मोटी दिखेंगी। उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी बात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। सुबह 9:10 इंदिरा गांधी उस विकेट गेट के पास पहुंचती हैं, जो एक सफदरजंग यानी उनके घर और एक अकबर रोड यानी उनके ऑफिस को जोड़ता था। वहाँ गेट पर 2 गार्ड खड़े थे, बेअंत सिंह जो पिछले 9 साल से था और सतवंत सिंह जो सिर्फ कुछ महीनों से वहाँ था। बेअंत के पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी और सतवंत के पास एक भयंकर SAF कार्बन स्टेन गन थी जिसमें 30 गोलियां भरी थीं। जैसे ही इंदिरा गांधी ने गेट पार किया, उन्होंने देखा कि बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली है। उन्हें लगा शायद कोई गड़बड़ है या बेअंत कुछ कहना चाहते हैं। इंदिरा जी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो बेअंत? जवाब में बेअंत सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में नफरत थी। उसने अपनी रिवॉल्वर से पहली गोली इंदिरा गांधी के पेट में मारी। पहली गोली लगते ही इंदिरा जी का शरीर झटका खा गया। वो जमीन पर गिरने लगी। अगली 2 गोलियां बेअंत ने उनके सीने में उतार दी। इंदिरा गांधी अब ढेर हो चुकी थीं। लेकिन बेअंत सिंह इतने पर नहीं रुका। उसने चिल्लाकर सतवंत से कहा, क्या देख रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन खाली कर दी। एक के बाद एक 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के आर पार हो गईं। गोलियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि गोलियों की बौछार से उनका शरीर जमीन पर सिहर उठा। धुआं, खून और बारूद की बू। वहाँ लोग सदमे में थे। रामेश्वर दयाल ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सतवंत ने उनके पैरों पर भी गोली चला दी। जब सतवंत की बंदूक खाली हो गई तब सन्नाटा छा गया। बेअंत सिंह और सतवंत ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। ITBP के जवानों ने तुरंत दोनों को दबोचा और एक गार्ड रूम में ले गए। वहाँ एक झड़प हुई जिसमें बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और वो वहीं खत्म हो गया, जबकि सतवंत सिंह जिंदा पकड़ा गया। सफदरजंग रोड अब वॉर जोन जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखो, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी PM थी, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी। खून तेजी से बह रहा था। केसरिया साड़ी अब पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी। R.के. धवन और नारायण सिंह ने इंदिरा जी को और एक सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया। तभी एक चीख सुनाई दी। इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी अपने नाइट गाउन में ही दौड़ती हुई आई। वो चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी। सोनिया ने कार में बैठकर इंदिरा जी का सर अपनी गोद में रखा। वो उनके जख्मों को अपने हाथों से दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि खून रुक सके, लेकिन खून सोनिया जी के कपड़ों को भिगा चुका था। 9:32
कार एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचती है, लेकिन वहां कोई तैयारी नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि देश के पीएम को गोली मारी गई है। डॉक्टर्स को इमरजेंसी गेट पर कार से बॉडी उठाने में 3 मिनट लग गए। इंदिरा गांधी की पल्स नहीं चल रही थी, उनकी आंखें पथरा गई थीं, लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंचती है। डॉक्टर वेणुगोपाल और उनकी टीम ने देखा कि इंदिरा जी के शरीर में कई गोलियां लगी थीं। उनका लीवर छलनी हो चुका था, फेफड़े फट गए थे और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें 80 बोतल खून चढ़ाया, उनका पूरा खून बदल दिया गया। उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखा गया ताकि आर्टिफिशियल तरीके से सांसें दी जा सके। लेकिन हकीकत ये थी कि इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थीं। हॉस्पिटल के बाहर हजारों की भीड़ जमा होने लगी थी। मीडिया को कुछ नहीं बताया जा रहा था। राजीव गांधी उस समय बंगाल में थे, उन्हें वापस बुलाया गया। पूरे 4 घंटे तक डॉक्टरों ने एक लाश को जिंदा करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये खबर बाहर गई तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। दोपहर 2:23 पर डॉक्टरों ने ऑफिशियली अनाउंस किया, इंदिरा गांधी नहीं रहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि आकाशवाणी ने ये खबर शाम के 6 बजे तक नहीं दी। भारत की आयरन लेडी जा चुकी थी, लेकिन उनके पीछे छोड़ गई थी एक ऐसा सवाल, क्या ये सिर्फ 2 गार्ड्स का बदला था या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जो भारत को तोड़ना चाहती थी? बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के पीछे केहर सिंह का हाथ कैसे था? इंदिरा जी की मौत के बाद दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए थे। क्या ये सिर्फ 2 गुस्से में आए गार्ड्स का काम था या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था जो पर्दे के पीछे से डोरी हिला रहा था? इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और एक नाम निकल के आया, केहर सिंह। केहर सिंह बेअंत सिंह का एक रिश्तेदार था और एक सरकारी कर्मचारी था। कहा जाता है कि केहर सिंह ने बेअंत सिंह का ब्रेन वॉश किया था। उसे गोल्डन टेम्पल की वीडियो दिखाई गई, उसे उकसाया गया कि वो पंथ का बदला ले। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि हत्या से पहले ये लोग एक नहीं बल्कि कई बार मिले थे। एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को बेअंत और सतवंत ने एक गुरुद्वारे में जाकर कसम ली थी। लेकिन क्या कोई बाहर की ताकत इसमें शामिल थी? ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में कई ऐसी बातें कही गई जो आज भी राज हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये भारत की स्थिरता को खत्म करने की एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश थी। जब एम्स से इंदिरा जी की मौत की खबर बाहर निकली तो पूरे देश में जैसे बिजली गिर गई। लोग सदमे में थे, लेकिन धीरे धीरे ये सदमा गुस्से में बदलने लगा। शाम तक दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी आग लग गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन इस हत्या के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली में भयावह हिंसा फैल गई, जिसे 1984 एंटी सिख राइट्स के नाम से जाना जाता है। इन दंगों में हजारों सिखों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों और घरों को जला दिया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। ये हिंसा कई दिनों तक चली और देश की सामाजिक एकता पर गहरा घाव छोड़ गई। उस समय प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी की सरकार पर भी ये आरोप लगा कि प्रशासन दंगों को रोकने में धीमा रहा। इन घटनाओं की सच्चाई और पृष्ठभूमि को समझने के लिए सरकार ने ठक्कर कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य इंदिरा गांधी की हत्या की परिस्थितियों की जाँच करना और ये पता लगाना था कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या चूक हुई। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में सुरक्षा में गंभीर लापरवाही की बात सामने आई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े कुछ निर्णय ठीक से लागू नहीं किए गए थे। हालांकि इस आयोग का मुख्य ध्यान हत्या की जांच पर था, जबकि दंगों की विस्तृत जांच बाद में अन्य आयोगों और समितियों द्वारा की गई। 1984 की ये घटनाएं भारत के इतिहास में एक अत्यंत संवेदनशील और दुखद अध्याय मानी जाती हैं, जिसने देश की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था पर लंबे समय तक प्रभाव डाला। दुनिया देख रही थी कि कैसे एक आयरन लेडी की मौत ने देश को सिविल वॉर की कगार पर खड़ा कर दिया था। दिल्ली की सड़कें लोगों से भरी पड़ी थी। भारत की बेटी, भारत की आयरन लेडी अपने आखिरी सफर पर निकल रही थी। इंदिरा गांधी के पार्थिव देह को 3 मूर्ति भवन से शक्ति स्थल ले जाया जा रहा था। गन कैरिज पर उनका बेटा राजीव गांधी, जिन्हें कुछ ही घंटे पहले देश का नया पीएम चुना गया था, पथराई आंखों के साथ बैठा था। उस दिन पूरा विश्व दिल्ली में मौजूद था। अमेरिका से लेकर रूस तक हर बड़े देश का प्रतिनिधि वहां था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की लीडर ही नहीं, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक मजबूत आवाज थीं। जब राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी तो लोगों के कानों में वही आवाज गूंज रही थी जो उन्होंने 30 अक्टूबर को उड़ीसा में कही थी।
मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। उनके शरीर से 31 गोलियां निकाली गई थीं, लेकिन उनका असर लाखों के दिलों पर हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत को बदल दिया। उनकी मौत से एक युग का अंत हुआ। वो एक ऐसी लीडर थी जिन्हें या तो लोग बेहद प्यार करते थे या सख्त नफरत। उन पर इमरजेंसी का दाग था तो 1971 की जीत का गर्व भी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की उन 31 गोलियों ने उन्हें एक शहीद बना दिया। आज भी एक सफदरजंग रोड का वो रास्ता जहां वो गिरी थी, एक गिलास फ्रेम के नीचे सुरक्षित है। वो ग्लास फ्रेम हमें याद दिलाता है कि हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं होती। इंदिरा गांधी चली गईं, लेकिन उनकी विरासत आज भी इंडियन पॉलिटिक्स के डीएनए में है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने मौत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर भी झुकना मंजूर नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।